लास्ट क्लास में टाइम एंड डेट से रिलेटेड 4 क्लासेस के एग्जांपल हम लोगों ने किए थे, जिसमें डेट, टाइम और डेट टाइम को कैसे काम में ले सकते हैं, और साथ-साथ में यहाँ पे हम लोगों ने एक टाइम मॉड्यूल का एग्जांपल भी कवर किया था। अब यहाँ पर किस तरीके से डेट को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो डेट ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें सिर्फ कुछ ही पार्ट को प्रिंट करवाना है, तो फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे हमने प्रिंटिंग करवाई थी। लेकिन यहाँ पर डेट को अलग-अलग फॉर्मेटिंग में प्रिंट करवाने के लिए भी हमारे पास में कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो मोस्ट कॉमनली काम में लिए जाते हैं। हर बारी फॉर्मेट फंक्शन को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेट टाइम के साथ में काम में नहीं लेते हैं। तो वो कैसे होता है, आज हम वही वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। देखिए, कल यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 फंक्शंस बताए थे। एक था हमारा सी टाइम और एक था नाउ। दोनों जो हैं वो करंट डेट और टाइम को रिटर्न करने का काम कर रहे थे। सी टाइम था हमारे टाइम मॉड्यूल के अंदर, और जो हमारे पास में नाउ था वो डेट टाइम क्लास के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट था। अब डेट टाइम क्लास के अंदर एक और हमारे पास में मेथड अवेलेबल है जो कहलाता है टुडे, और टुडे भी हमें करंट डेट और टाइम ही रिटर्न करने का काम करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेट टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो डेट टाइम डॉट टुडे। अब यहाँ पे जो टुडे फंक्शन है वो हमें करंट डेट और टाइम, यानी कि करंटली जो अभी टाइम है और मेरे सिस्टम के अंदर जो अभी डेट मैंने सेट की हुई है, ये सारी चीजें हमें रिटर्न करेगा, जो मैंने डीएनटी नाम के वेरिएबल के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लिया है। और सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट मैंने उसे प्रिंट करवा लिया है, फॉलोड बाय अ स्लैश एन। तो करंट डेट और टाइम सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। अब यहाँ पर मुझे डेट और टाइम दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ डेट ही मुझे प्रिंट करवानी है। तो ये जो टुडे फंक्शन होता है हमारे पास में, ये डेट क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिंपल डेट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ में भी टुडे फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो डेट डॉट टुडे, अब ये सिर्फ हमें डेट रिटर्न करने का काम करेगा। टाइम से अगर हमें कोई मतलब नहीं है तो वी कैन अवॉइड द डेट टाइम ऑब्जेक्ट, सिर्फ डेट टाइप का बना सकते हैं। अब जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसे मैंने फिर से डीएनटी के अंदर स्टोर करवा लिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मैंने उसे प्रिंट करवा लिया है, फॉलोड बाय अ स्लैश एन। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए मैंने फिर से डेट टाइम डॉट टुडे की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज टीडी। और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन विच मीन्स डेट एंड टाइम बोथ मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब हमारे पास में जो ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में एक फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल होता है जो कहलाता है strf टाइम। इस strf टाइम का मतलब इतना सा होता है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मेट कोड्स हम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिंग के तरह उसे प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करवाने का मतलब क्या है? सपोज मैं यहाँ पे नेम्स प्रिंट करवा रही हूँ, तो मुझे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, हाइफन सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, या किसी भी और तरीके की फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास में फॉर्मेट कोड्स अवेलेबल हैं हर एक चीज की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन फॉर्मेट कोड्स को यूज करके हम इस डेट टाइप ऑब्जेक्ट में से सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन को प्रिंट करवाने का काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब, अब डेट टाइम तो हमें सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करने का काम करता है, विच मीन्स डेट एंड टाइम। अब मुझे सिर्फ डे और मंथ चाहिए, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिर्फ ईयर चाहिए, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिर्फ डेट पार्ट प्रिंट करवाना है या फिर सिर्फ मुझे टाइम पार्ट प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए अब हमें टुडे डॉट डे, टुडे डॉट मंथ, टुडे डॉट ईयर, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के साथ में इस फंक्शन को काम में लेंगे, फॉर्मेट कोड को पास करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट कोड, वो इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न होगी, जिससे मैंने st नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब ये हमें क्या क्या फंक्शन इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है, दैट इज td डॉट strf टाइम परसेंट d परसेंट b कॉमा परसेंट y। तो यहाँ पे जो ये परसेंट d होता है ये इंटीजर के लिए नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द डे।
इस डेट टाइम के अंदर जो हमारी करंट डे की वैल्यू होगी विच इज 19, आज की डेट हमारी 19 जनवरी 2021 है, तो यहाँ पे जो ये परसेंट डी है ये हमें 19 रिटर्न करेगा। उसके बाद तो जो ये हमारा परसेंट बी है ये हमें मंथ नेम रिटर्न करने का काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हम डेट लिखते हैं तो 19/01/2021 ऐसा कुछ आता है, ऐसा नहीं चाहिए, प्रॉपर मंथ का नेम चाहिए। तो उसके लिए कैपिटल बी परसेंट बी हमें लिखना होता है, ये इट इज रिप्रेजेंटिंग द मंथ नेम। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने एक कॉमा दिया है फॉलोड बाय अ परसेंट कैपिटल वाई। तो परसेंट कैपिटल वाई जो होता है इट मींस हमें 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर ईयर को प्रिंट करवाना है। तो अब यहाँ पे इस डेट के अंदर, इस डेट टाइम के ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसमें से मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट कोड्स को काम में लिया है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फॉर्मेट कोड वी हैव यूज्ड, इसी एग्जैक्ट फॉर्मेट के अंदर ये हमें कुछ एक स्ट्रिंग फॉर्म करके देगा और वो स्ट्रिंग मैंने इस एसटी के अंदर स्टोर करवा ली है। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज दिया है दैट इज फॉर्मेटेड डेट कोलन फॉलोड बाय st वेरिएबल। तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का 19 जनवरी लिखा हुआ आएगा, हमारे पास में कंप्लीट फिर कॉमा आएगा, उसके बाद 2021 हमारे पास में लिखा हुआ आएगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेटिंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है डेट पे तो फॉर्मेट को यूज करने के बजाय strf टाइम को यूज करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि प्री डिफाइंड फॉर्मेट कोड हमारे पास में अवेलेबल है, बस उन्हें फंक्शन के अंदर पुट करना है और सारा काम हो जाएगा। अब सेम चीज अगर मुझे टाइम के साथ में भी इम्प्लीमेंट करनी हो तो यहाँ पर देखिए कभी भी किसी भी तरीके की अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है कोई फंक्शन, तो या तो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं या फिर डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो आप चाहे तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लीजिए और फिर उसको प्रिंट करवा लीजिए, या फिर हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी ये फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। तो td.strf टाइम, अब यहाँ पे जो फॉर्मेट कोड मैंने काम में लिए हैं %h %m %s सारे कैपिटल में है। h इंडिकेट्स आर वैल्यू, m इंडिकेट्स मिनट वैल्यू, s इंडिकेट्स सेकेंड वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है फॉलोड बाय अ %p। अब ये जो %p है ये इंडिकेट करता है am या pm। तो करंटली अभी 9:44 am हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है वो प्रिंट होके आने वाला है। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट कोड्स के बजाय हमारे पास में कुछ और स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड्स भी अवेलेबल हैं, दैट इज %x। %x का मतलब होता है कुछ इस तरीके से डेट को डिस्प्ले करना, जब हम सारी वैल्यूज को स्लैश से सेपरेट करके लिखते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके का डेट प्रिंट करवाना है तो अगेन फॉर्मेट और प्लेस होल्डर को काम में लेने की जरूरत नहीं है। strf टाइम को बस हमें %x एज अ फॉर्मेट कोड पास करना है। ये क्या करेगा, ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके अंदर डेट प्रेजेंट होगी कुछ इस फॉर्मेट के अंदर। तो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ही प्रिंट करवाना है तो कल जो हमने मेथड यूज किया था उससे बेटर ऑप्शन है strf टाइम। तो अगर हम इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने टुडे फंक्शन की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करवाई थी। करंटली जो डेट आ रही है हमारे पास में और जो टाइम आ रहा है, अब टाइम में यहाँ पे आवर्स मिनट सेकंड्स एंड माइक्रो या मिली सेकंड्स जो हम कहते हैं वो भी आ रहा है। उसके बाद मैंने डेट डॉट टुडे की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और फिर उसको प्रिंट करवाया था। उसके बाद मैंने एक और टीडी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि डेट टाइम की हेल्प से ही है टुडे फंक्शन को यूज करके। अब मैंने फॉर्मेट कोड्स को काम में लिया है। फॉर्मेट कोड्स में सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया था जहाँ पे %d, %b और %y पास किया है। तो देखिए यहाँ पे %d इंडिकेट्स जो हमारा डे है, %b इंडिकेट कंप्लीट मंथ का नेम, उसके बाद एक कॉमा मैंने दिया था यहाँ पे और कॉमा के बाद %y था। अब यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए मुझे 4 डिजिट नहीं, मुझे यहाँ पे 2 डिजिट ईयर ही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए स्मॉल y हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम %y लिख सकते हैं। ओके, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट strf टाइम, तो यहाँ पे हमने डेट को प्रिंट करवाया था प्रॉपर फॉर्मेट कोड की हेल्प से। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट
फंक्शन के अंदर %h, %m और %s और %p को काम में लिया था। तो ये %h, %p, ये %s और ये है हमारा %p। तो टाइम को हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। फिर लास्ट में हमने %x को काम में लिया था एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेट को प्रिंट करवाने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग ऑन डेट। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को अभी बताए हैं, इसमें सिर्फ कुछ ही फॉर्मेट कोड्स को मैंने काम में लिया है। बाकी यहाँ पे जब मैं आपको इस प्रोग्राम का बचा हुआ पार्ट फॉरवर्ड करूंगी, तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट लिस्ट मेंशन कर दी है। जितने भी हमारे पास में अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट कोड्स हम काम में ले सकते हैं, उन सब का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सारी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेट और टाइम, सिर्फ उनसे रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक फॉर्मेट कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको कैपिटल बी अभी एक्सप्लेन किया, कंप्लीट मंथ नेम डिस्प्ले करवाने के लिए। अब कंप्लीट मंथ नेम नहीं चाहिए, हमें एब्रिविएटेड फॉर्म में चाहिए। जैसे जैन में सिर्फ JAN डिस्प्ले होता है, फेब में सिर्फ FEB डिस्प्ले होता है, तो उसके लिए हम %b काम में ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको वीक डे भी प्रिंट करवाना है। अभी जैसे करंटली ट्यूसडे है, तो उसके लिए %A। तो आपको यहाँ पे डे में से जो भी आपका डेट ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो भी प्रिंट करवाना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ strf टाइम करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज फॉर्मेट कोड्स। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार ही आप लोग लिस्ट को देख लेना और इम्प्लीमेंट करके देखना। प्रॉब्लम आती है तो कल आप मुझसे पूछ लेना, जो भी फॉर्मेट कोड्स हमने अभी देखे हैं उनसे रिगार्डिंग। ठीक है? इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? All right. Moving to the next part and moving to the last class जो हमारे पास में अवेलेबल है डे टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज टाइम डेल्टा क्लास। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम डेल्टा क्लास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, कभी भी हमें दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है या इंक्रीमेंट जैसा कुछ पार्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम डेल्टा क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास में सेम वही पैरामीटर्स हैं जो हम डेट और टाइम के अंदर देखते आए हैं, डे, मंथ, ईयर एंड आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास में, लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम एंड जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, तो अब वहाँ पे होता क्या है, हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन सपोज हमने अभी ले रखा है, तो लेट्स जस्ट से कि आज 19 जनवरी है, मैंने आज करंटली 1 मंथ का नेटफ्लिक्स का करंट रिचार्ज करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट 19 फरवरी जो आएगा, उससे पहले ये मुझे एक नोटिफिकेशन दे देगा कि अब आपको रिचार्ज करवाना है और एल्स यू वोंट बी एबल टू एक्सेस। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज का डेट और 30 डेज प्लस करके कैसे सारी कैलकुलेशन होती है, तो वहां पर कुछ इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है, वहां पे टाइम डेल्टा जैसी क्लासेस को काम में लिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बारी हर पाइथन को ही काम में लेके यही चीज काम में लेंगे, लेकिन अगर कुछ उस तरीके की वर्किंग करनी हो तो वहां पे टाइम डेल्टा को काम में लिया जाता है। कैसे होता है, एक बार एग्जाम्पल से देखते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइम डेल्टा क्लास का ऑब्वियसली अब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, तो यहाँ पर मैंने डेज एज अ पैरामीटर मेंशन किया है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 15 पास कर दी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में dt के अंदर एक टाइम डेल्टा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें डेज 15 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डी नाम का, दैट इज डेट डॉट टुडे। तो करंट डेट है हमारे पास में 19 जनवरी 2021। अब मैंने यहाँ पे 15 डेज का एक रिचार्ज करवा रखा है। आफ्टर 15 डेज इट विल गेट एक्सपायर। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो हमारी करंट डेट है उसमें +15 करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में एक नेक्स्ट डेट बन के आ जाएगी। सेम गोज फॉर दैट ऑनलाइन रिचार्ज कंसेप्ट एज वेल। 1 मंथ का हमने रिचार्ज करवाया है, तो करंट डेट जो भी है हमारी आज की +30। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 15 के बजाय सपोज 30 अगर लिख देती हूँ,
तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जब मुझे रिचार्ज करवाना है नेक्स्ट टाइम, तो वो डेट एक फॉर्म हो जाएगी। वो डेट कैसे फॉर्म होगी? सिंपली मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, एक मैसेज है एडिशन एंड डी प्लस डी टी। तो करंट जो भी हमारा डेट है उसके अंदर 30 डेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारे पास में मैसेज आ जाएगा कि अब आपका सब्सक्रिप्शन पैक जो है वो ओवर हो चुका है। फॉर फर्दर स्ट्रीमिंग अब आपको और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ टाइम डेल्टा क्लास हम कुछ इस तरीके से डेट्स के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं और इस तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 18 फरवरी 2021 हमारे पास में डेट रिटर्न हुई है। 30 डेज इतने तक ही काउंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि टाइम डेल्टा का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे काम इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी काम करवा सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब है सपोज एक DT1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक DT2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ DT3 इज इक्वल्स टू DT1 माइनस DT2, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो डेट्स के बीच का एक डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। तो जब भी हम डिफरेंस जैसा कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या प्लस जैसा कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अब इनका रिटर्न्ड वैल्यू होगा वो टाइम डेल्टा टाइप का ही होगा। तो DT3 हमने टाइम डेल्टा टाइप का क्रिएट नहीं किया है, उसे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन डेट्स के बीच में जब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं या डेट्स के बीच में जब हम इंक्रीमेंट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में वो हमेशा टाइम डेल्टा टाइप का ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर हम लोग यहाँ पे काम करें। डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लस माइनस करने पर रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट हमारा टाइम डेल्टा टाइप का ही होता है। तो आप दोनों में से कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली डेट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज पे इम्प्लीमेंट होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ टाइम डेल्टा। किसी को भी इस पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है? Now, moving to the last part of this daytime example. अब यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डेट्स के बीच में कंपैरिजन वगैरह कुछ करना पड़ जाए, लाइक हमें अगर पता लगाना है कि कौन से इंसान की एज ज्यादा है कौन से इंसान की एज कम है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो डेट ऑब्जेक्ट के साथ में जिस तरीके से हम लोग प्लस माइनस ऑपरेटर को काम में ले रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी डेट ऑब्जेक्ट के साथ पे काम में ले सकते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो सारे। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे दो डेट टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। पहला जो मेरा डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने जो डेट पास किया है दैट इज 8 नवंबर 2019। तो यहाँ पे DT1 के अंदर एक डेट हमारे पास में क्रिएट होके स्टोर हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज पास करी है दैट इज 8 नवंबर 2017, यानी कि एग्जैक्ट 2 इयर्स का डिफरेंस है दोनों डेट्स के बीच में, और ये इन्फॉर्मेशन DT2 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाई। अब मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि कौन से इंसान की एज ज्यादा है कौन से इंसान की एज कम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ DT1 इज इक्वल्स टू DT2। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह की होता है ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ईयर वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन होगा, जो पहला हमारा पैरामीटर होगा उसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं तो उसके बाद मंथ का कंपैरिजन होता है। अगर मंथ की वैल्यूज भी बराबर होती हैं तो उसके बाद डे की वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन होता है। और अगर सारी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे भी 17 कर दूं, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, सारी वैल्यूज एक दूसरे से मैच कर रही है। तो उस केस में इफ की कंडीशन ट्रू होने पे हमारे पास में मैसेज आएगा बोथ पर्सन्स हैव सेम एज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो पहली बार में ही अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं होती है तो फिर ये आगे की चीजों को चेक ही नहीं करता है। इसका जो चेकिंग वाला कंसेप्ट है वो यहीं पे आके रुक जाएगा। पहला जो हमें डिफरेंस मिल जाता है, पहला जहाँ पे नॉन मैचिंग वैल्यूज मिल जाती है,
ये वहीं पे ही आके रुक जाता है और उसके बेसिस पे हमारा सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे ये पता लगाना है किसकी एज ज़्यादा है, किसकी एज कम है। तो मैंने लिखा है एल इफ DT1 इज़ लेस देन DT2। DT1 यानी कि है 2019 इज़ लेस देन 2017। ऑफ कोर्स नॉट। 2019 हमारा बड़ा वैल्यू है, 2017 हमारा छोटा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो 2017 के अंदर जिस भी इंसान का बर्थ हुआ है वो ऑब्वियसली बड़ा है उस इंसान से जिसका बर्थ 2019 में हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज जो लिख दिया है वो कुछ इस तरीके का है, दैट इज सेकंड पर्सन इज ओल्डर। ऑब्वियसली सेकंड पर्सन ओल्डर है क्योंकि वो 2017 के अंदर पैदा हुआ है और 2019 वाला बाद में पैदा हुआ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो मैंने सिंपल एल्स में लिख दिया है एल्स फर्स्ट पर्सन इज ओल्डर, विच मीन्स लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास में 2013 होता। तो अब यहाँ पे 2013 इससे छोटा नहीं है, तो एलएफ वाली भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में आ जाएंगे। और इस केस में फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वो ओल्डर है। तो कुछ इस तरीके से आप डेट्स के बीच में कंपैरिजन निकाल सकते हो, किसका एज कम है, किसका एज ज्यादा है, वो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो फर्स्ट पर्सन इज ओल्डर। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने मैसेजेस को चेंज कर दिया है। यस, मैंने मैसेजेस को चेंज कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बट आप डेट्स को यूज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे पास पे अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे हैं वो सारे इनके साथ में कंपैटिबल है। हर एक चीज हर एक क्लास के साथ में कंपैटिबल नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें ही हैं जो हम काम में ले सकते हैं। सो विद दिस एग्जाम पार्ट जो हमारा डेट टाइम वाला पार्ट है वो कंप्लीटली ओवर हो गया है। इस वाले पार्ट में किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग विद सी। और प्रोग्रामिंग विद सी के केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास में अकर होती है। यहाँ पे हमारे पास में प्रोग्रामिंग विद सी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑप्शन तो अवेलेबल है, मतलब सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में प्रोवाइडेड नहीं है। तो मान लीजिए अगर किसी तरीके का कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले CMD टाइप करना है। CMD के अंदर यहाँ पे हमारे पास में एक कमांड होती है पिप कमांड। पिप कमांड को यूज करके हम अलग अलग तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे किसी की भी साइट पर जाकर डाउनलोड पे जाके वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमांड को एग्जीक्यूट करें और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर, जो भी लोकेशन है उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। अब यहाँ पे जो कमांड है दैट इज pip इंस्टॉल पाइथन। पाइथन और सी के बीच में एक ब्रिज को फॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हमें निकाल के दिया। आई थिंक इट्स बीन 9 years जब पाइथन एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है दोनों के बीच में ब्रिज को फॉर्म करने के लिए। जैसे ही कमांड को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 1 और 2 मिनट्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो मेरे पास में सैटिस्फाइड करके कुछ लिखा हुआ आने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास में देखिए सी या C++ दोनों के साथ में ये काम करेगा, सेम प्रोसेस होता है, कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स भी एंड जो नॉर्मल हमारे पास में सी का टाइप होता है वो भी, ये दोनों को सपोर्ट करता है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपली पाइथन की एक फाइल को क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नाम का, डेफ प्रिंट फॉर आई इन रेंज 5 एंड प्रिंट आई। तो अब ये सिंपली क्या करेगा, जब इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज ये एज अ आउटपुट हमें प्रिंट करके देगा। लेकिन ये जो फाइल है ये तो .py एक्सटेंशन की है, लेकिन हमें यहाँ पे पाइथन के अंदर काम नहीं करना, हमें यहाँ पे साइथन के अंदर काम करना है, जो पाइथन और सी दोनों को काम हमें करके दे। तो यहाँ पे .py के बजाय जो हम फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज .pyx। तो यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड वर्किंग हो तो जो हमारी फाइल है उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, वो pyx रहता है।
कोड हमारा एग्जैक्ट सेम रहेगा, किसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे पाइथन की फाइल बनाओ, उसमें कुछ डेटा टाइप करो और उसको सेव एज करके उसका एक्सटेंशन चेंज कर दो .py x। लेकिन यहाँ पे पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अब कैसे दोनों चीजों को मर्ज करेंगे, कैसे काम होगा, तो यहाँ पर हमें एक सेटअप फाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। देखिए, एक सेटअप फाइल और इसके अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे, तो बेसिक स्टेप्स को सब लोग ध्यान से सुनिए। पाइथन के अंदर हमारे पास में डिस्ट्यूटल्स एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर कोर नाम का एक सब मॉड्यूल है, जिसके अंदर सेटअप नाम का एक मेथड हमारे पास में अवेलेबल होता है। इस मॉड्यूल के इस सेटअप मेथड को यूज करके हम अलग अलग तरीके की मॉड्यूल्स को बिल्ड कर सकते हैं। अलग तरीके की मॉड्यूल्स को बिल्ड करने का मतलब ये होता है जब हम किसी एक्सटर्नल लैंग्वेज को यूज करके एम्बेडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर सिंपल मॉड्यूल क्रिएट करना है तो सिंपल फाइल बनाओ, .py से उसको सेव करो और फिर फ्रॉम की हेल्प से उसको इंपोर्ट कर लो। सिंपल मॉड्यूल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उन मॉड्यूल्स की जो किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज करके हम क्रिएट करते हैं। तो distutils.core import setup is to build and install जो भी नया मॉड्यूल हम क्रिएट करने वाले हैं वो। लेकिन अब यहाँ पे जो मॉड्यूल हम बिल्ड करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी सी का प्रोग्राम हम लोग काम में लेते हैं तो सोर्स कोड होता है, उसे कंपाइल करते हैं तो .obj फाइल एग्जिस्टेंस में आती है और फिर उसे हम जब कंट्रोल F9 करते हैं तब exe फाइल एग्जिस्टेंस में आती है। तो यहाँ पर पाइथन और सी दोनों है, तो पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें साइथन के अंदर बिल्ड नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर साइथनाइज नाम का जो फंक्शन है उसे काम में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमने सेटअप फंक्शन को काम में लिया है, इस सेटअप का हमारे पास में ext मॉड्यूल्स नाम का एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है जो कहलाता है एक्सटेंशन मॉड्यूल्स। एक्सटेंशन मॉड्यूल्स मतलब किसी और दूसरे लैंग्वेज में हमने फाइल क्रिएट करी है और उसे हम पाइथन के मॉड्यूल के टाइप पे क्रिएट करने वाले हैं। तो cython.build.cythonize और यहाँ पर हमें कोट्स के अंदर पास करना पड़ता है उस फाइल का नाम जो हमने क्रिएट करी है साइथन के अंदर, दैट इज cython1.pyx। अब इसका पाथ और पाइथन की फाइल्स का पाथ सेम है तो डायरेक्ट नेम लिख दिया है। किसी और दूसरी लोकेशन में है तो फिर आप यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन टाइप कर सकते हैं। इट वर्क्स सेम वे। तो अब यहाँ पे जो साइथन डॉट बिल्ड मॉड्यूल के अंदर जो ये साइथनाइज फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा जिसका एक्सटेंशन होता है .pyd। लेकिन ये काम तब होगा जब हम इस सेटअप फाइल को रन करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी आपका लोकेशन है जहाँ पे सारी फाइल सेव है उस पे जाना है और आपको एक कमांड लिखनी है, दैट इज पाइथन setup.py built। उसके बाद हमारे पास पे डबल अंडरस्कोर आता है और इन प्लेस हमें लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड आता है और आता है। तो कुछ इस तरीके से मतलब ये है कि पाइथन का जो setup.py फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसमें क्या कर दो, जो मॉड्यूल है उसको अब बिल्ड कर दो, यानी का जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आएगी हमारे पास में एरर। एरर इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर और जो हमारा इंटरप्रेटर है उनके बीच में कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करने का कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इट्स बीन 9 इयर्स, साइथन इंट्रोडक्शन में आ चुका है, लेकिन कभी भी जो हमारे पास में विंडोज के अंदर सेटअप से रिलेटेड एरर आती है, एरर आएगी, ये आपसे एक .dll फाइल की रिक्वायरमेंट करेगा। अब ये DLL फाइल को अगर हम एक्सटर्नली किसी तरीके से इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो भी विंडोज जो है वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में एक ब्रिज को फॉर्म नहीं कर पाता। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना चाहिए वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपको अभी नहीं दिख पाएगा until someone
हमारे पास में कोई इस एरर को सॉल्व करने का तरीका दे। उबंटू या लिनक्स के केस में चीज़ें थोड़ी-सी आसान होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में डॉट एसओ नाम का एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो उबंटू या लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपाइलर जीसीसी इनबिल्ट आता है, जो इसको यूज़ करके सारा काम परफेक्टली कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सटर्नल कंपाइलर और पाइथन का इंटरप्रेटर आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये .pyd फाइल है, जो ये कभी भी हमारी विंडोज़ के अंदर एक्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमें साइथन का एक एरर देगा, और उस एरर की वजह से जो हमारा .dll फाइल है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर गया है। परफेक्टली काम करने के बाद सिंपली क्या करते हैं, पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन करेंगे, वहां पे लिखेंगे इम्पोर्ट साइथन 1। अब ये साइथन 1 क्या है, जो ये मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है, और बस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बाद उसके फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो जब इस वाले पार्ट को रन करेंगे तो हमारे पास में जो हमने फॉर लूप लिखा है वो एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे .pyd जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक ये काम नहीं हो सकता, और ये तब तक नहीं होगा जब तक साइथन स्पेसिफिकली हमें डीएलएल एरर को सॉल्व करने का एक प्रॉपर राइट प्रोवाइड नहीं कर देता। तो पाइथन विद सी के अंदर हमारे पास में सिर्फ इतना ही पार्ट अवेलेबल है। अब आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दूंगी आफ्टर ऑल माय क्लासेस गेट ओवर। एक बारी आप उसको रीड करना, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो।